If you have been feeling demotivated lately, this video is for you. Sometimes we don't feel lazy, but we feel tired of trying and doing things for more than one time and even for one time as well. So hey everyone, my name is Sakshi and welcome back to my channel. Welcome to another video. This video is going to be about 26 things to do in 2026 in order to give bank exams. If you're new to the channel, please don't forget to hit the subscribe button and like the video, comment and share as well. And you can comment whatever your thoughts are for my video suggestion कि आप लोगों को कैसी videos चाहिए, please let me know. And to begin with the video, we will start with the first point. First one is very simple, which is start your day early. दिस इज़ सो मच अंडररेटेड बिकॉज़ वी फ़ील लाइक कि हम लेट नाइट स्टडी करेंगे तो हमारा दिन कंज़्यूम रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट एज़ सून एज़ यू स्टार्ट योर डे अर्ली, यू विल फ़ील द डिफरेंस इन योरसेल्फ कि आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं एंड ऑल्सो यू आर गिविंग योर 100% अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल दैट यू कैन। क्योंकि talking about myself, I also studied for late nights for so many months. But the time when I started to get up early in the morning and finish half of my work, even everyone wakes up. I used to wake up at 5 and I clearly saw a difference in my potential to work, to study. So I would highly recommend you to please start your day early. The second one is make realistic study timetable. Please do not go for something जो कोई और कर रहा है. They have been preparing for 2-3 years for now. Whomsoever you are watching, talking about myself, talking about anyone else, but if you are a beginner, you should definitely follow something which you can follow in long term. You should not make timetables which are not realistic and are just feeling as a pressure on you, because after a point you will be so much tired that you will feel like नहीं हो पा रहा है and you could give up. So it is very important to make realistic goals from the beginning. The third one is solve at least one mock test every week in the beginning. So this is very important. हम क्या होता है ना, बिगनिंग में ये सोचते हैं कि अभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो हम उसे जस्ट इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हर हफ्ते एक मॉक ज़रूर दो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल पे हो, जहाँ पे आपका कोई भी सब्जेक्ट फुली कवर नहीं हुआ है, सो आई वुड वांट कि आप ऐसा करो कि अगर आपका रीज़निंग का थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो रीज़निंग का सेक्शनल मॉक दे दो। अगर मैथ्स का हुआ है, तो मैथ्स का, इंग्लिश का हुआ है, तो इंग्लिश का, व्हाटएवर योर सब्जेक्ट इज़ प्रिपेयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप वो कंप्लीट कर सकते हो। एंड वंस आपके तीनों सब्जेक्ट हाफली भी कवर हो चुके हैं, तो प्लीज़ फुल लेंथ मॉक लगाओ, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हो दैट इज़ रेलेवेंट और नॉट। The fourth one is increase the mock test to 3 to 4 per week before the exam. तो एग्ज़ाम देने के आई वुड सजेस्ट 2 या 3 वीक्स पहले से आप ये कर दो कि आप हफ्ते में 3 या 4 मॉक तो दे ही रहे हो फुल लेंथ, व्हाटएवर द एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। क्योंकि होता क्या है ना कि हम कभी तो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हैं कि हम एक ही दिन में 2-3 मॉक लगा रहे होते हैं। एनालाइज़ भी नहीं करते कई बार उसे, और उसके बाद कितने बार हमारे साथ ये होता है कि हम हफ्ते में एक भी मॉक नहीं लगा पाते हैं। मान लीजिए कुछ फंक्शन है या कोई एग्ज़ाम है, घर पे कुछ इश्यू है, कुछ भी है फॉर नो रीज़न, तो आप उस पे टाइम नहीं दे पाते हो। उसकी वज़ह से होता क्या है कि आपकी एफ़िशिएंसी जिससे आप दे सकते थे मॉक, वो रिड्यूस हो जाती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हफ्ते में 3 से 4 मॉक लगाएँ, एनालाइज़ करें और फिर ही नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करें। The next one is set daily study target instead of studying randomly. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिगिनिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ब्लाइंडली कुछ फॉलो कर रहे होते हैं।
समटाइम्स हम किसी यूट्यूब वीडियोज़ को देख लेते हैं तो हमें लगता है कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो हम जस्ट रैंडमली जो भी वीडियो हमारी फीड में पॉप हो रही होती है, हम जस्ट उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। व्हिच इज़ सच अ बिग ब्लंडर टू आवरसेल्व्स, क्योंकि हम उसकी वज़ह से क्या कर रहे होते हैं कि हमारा कुछ भी टॉपिक कंप्लीटली कवर ही नहीं हो पाता है, बिकॉज़ वी आर लाइक ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं, ये सर ने अपलोड करा है वीडियो, ये सर ने अपलोड करा है, बट दिस इज़ वेरी बैड। प्लीज़ डोंट डू इट। आप लोगों को हमेशा ये ट्राई करना है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉर वन सब्जेक्ट फॉलो करें, और अगर वो नहीं तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बना लो अपने लिए कि इस हफ्ते मैं ये टॉपिक्स करूँगा, इस हफ्ते मैं ये टॉपिक्स करूँगी, तो उसकी वजह से आप थोड़े सॉर्ट हो जाओगे। और आप डेली टारगेट्स बनाइए कि डेली मुझे क्या करना है। जैसे अगर आपको रीज़निंग में सिलॉक्स करने हैं एक दिन, तो आप उसे लिखिए कि मैंने इस दिन सिलॉक्स करने हैं। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। The next one is practicing quantitative aptitude every single day. This is also very important, क्योंकि quantitative aptitude में क्या होता है, क्वांट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमने एक दिन कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा फॉर फ्रॉम द बिगिनिंग, बट हम 2 दिन बाद उस टॉपिक पे आएँगे तो तीसरे दिन हमें इश्यू होगा कि यार इस पे क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। सो वी नीड टू प्रैक्टिस इट डेली। क्वांट्स, रीज़निंग या फिर इंग्लिश, तीनों के लिए ये अप्लाई होता है, बट स्पेशली फॉर क्वांट्स, क्योंकि रीज़निंग में क्या होता है ना, कभी-कभी हमें कुछ-कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं याद कि ऐसे-ऐसे बनाने हैं और थोड़ा हम अपने अकॉर्डिंग उसे फिगर आउट कर लेते हैं, बट क्वांट्स में हम नहीं कर पाते हैं उसे फिगर आउट। The next one is improve calculation speed in simplification, approximations, and also by revising cube roots, square roots, and tables every day. Every day. This is very important. आपको सबसे पहले स्टडी सेशन अपना स्टार्ट करने से पहले क्वांट्स का सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें क्लियर आउट कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। द नेक्स्ट वन इज learn shortcuts only after understanding the concepts properly। कई बार हम जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स देख लेते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस देख लेते हैं, जहाँ पे शॉर्टकट सिखाया जाता है कि ऐसे ये कर लो, ऐसे ये कर लो, बट इन द लॉन्ग रन आपका प्री तो इससे आराम से क्लियर हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक्स लगा के, लेकिन मेंस में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपकी नॉलेज चेक हो रही होती है, तो वहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक्स अगर काम नहीं करी, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो सकता है ये आपके लिए कि व्हाई डिड आई नॉट स्टार्ट लाइक दैट। और अगर आपका प्री निकल जाएगा, तो मेंस की जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्टार्ट करोगे ढूँढना कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। बट उससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक बनी है, जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स क्लियर करके यहाँ तक आ चुके हो, आप उसी को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेंस करते टाइम आपको इसमें बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ शॉर्टकट्स तभी सीखना जब फुल कॉन्सेप्ट आपको आता हो, ताकि जब हमें फुल कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत पड़े तो हम फुल भी लगा पा रहे हैं, और जब प्रीलिम्स में हमें स्पीड को टेस्ट आउट करना है, स्पीड से फाइट आउट करना है, तो वहाँ पे आप शॉर्टकट लगा रहे हो, तो वहाँ पे वो आपको हेल्प कर दे। The next one is maintain a separate notebook for formulas and shortcuts और टेबल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, जो भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके लिए। कई बार हम ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी इस पे, कि जब भी मैं क्वांट्स पढ़ रही होती थी, जो कुछ भी मुझे पढ़ाते थे, तो मैं जस्ट उसे एक साइड कॉर्नर पे नोट कर लेती थी। जब वो कॉपी खत्म हो जाती थी ड्यू टू प्रैक्टिसिंग, तो मैं नेक्स्ट कॉपी पे स्विच करती थी, एंड उसके बाद अगर मुझे उस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं उसे अपनी प्रीवियस नोटबुक में जस्ट ढूँढ रही हूँ बिल्कुल ब्लाइंडली, क्योंकि मुझे याद तो रहेगा नहीं इतना। आप उसके लिए अपनी एक 20 या 10 रुपीज़ की वो नोटबुक्स आती है ना, टेस्ट कॉपीज़ बनाते थे जिससे स्कूल में, उसको ले लो और उससे अपने अलग नोट्स, अपने अलग एक फ़ॉर्मूलाज़ या फिर जो कुछ भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं पर्टिकुलरली, जो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे, उसे आप अलग से लिख लो। नेक्स्ट वन इज़ मेक मंथली करंट अफेयर्स नोट्स इन शॉर्ट फॉर्म। इसका भी करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है। तो उसमें क्या होता है कि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें एक साइड में नोट डाउन कर लेने चाहिए,
तो मैं मंथली करंट अफ़ेयर्स के लिए क्या करती थी कि मैं मंथली वाली पीडीएफ से पढ़ती थी या जो भी मैं वीडियोस फ़ॉलो करती थी उससे पढ़ती थी। लेकिन एट द एंड मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई हुई थी, वो छोटी वाली डायरीज़ आती है जो, तो उसमें मैं सारे मंथ के जैसे मई के मंथ का मैं लिख लूँगी कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो मैं डायरेक्टली उसी टॉपिक पे जंप करूँगी एट द एंड जब मुझे रिविज़न करना है। पढ़ना तो आपको सब कुछ ही है, लेकिन कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना। द नेक्स्ट वन इज़ रिवाइज़ करंट अफेयर्स एवरी संडे। हम पूरे हफ्ते भर अगर हम वीडियोस को ले रहे हैं तो वीडियोस से, और अगर हमने पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ से, तो हम बिल्कुल एक दिन तो पढ़ लेते हैं उसे, लेकिन उसका रिवीजन करना ही भूल जाते हैं। तो लास्ट में इतना सारा डेटा पाइल अप हो जाता है फॉर रिवीजन, और वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। ये मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था पढ़ना, तो मैंने बहुत नोटिस किया था कि मैं एक दिन में पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे आ गया है, मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि एक दिन में तो आपके पास कितनी न्यूज़ हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 20 या मैक्स टू मैक्स 30 हो सकती है, तो उस दिन तो आपको वो याद रहेगा। दूसरे दिन भी आपको उतनी न्यूज़ मिल रही है, तीसरे दिन भी उतना ही मिल रहा है, तो एट द एंड ऑफ द वीक मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, कुछ भी नहीं, सब कुछ मैच्ड अप हो चुका था एक दूसरे के ऊपर। और फिर मुझे ऐसा लगता था कि ओह माय गॉड! मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो संडे का दिन आपको ऐसा पकड़ना है जहाँ पे आपको 2 से 3 घंटा सिर्फ़ रिवीजन करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन। अगर आप हर संडे-संडे लेके चलोगे तो आपके हफ़्ते से हफ़्ते रिवीजन कंप्लीट हो रहा होगा, और एट द एंड जब मंथ कंप्लीट होगा तो आप या तो वीडियोज़ देख सकते हो जो मंथली रिवीजन वाली आती है जिसमें शॉर्ट्स में लिखा होता है, या फिर आप डायरेक्टली अपने नोट्स को उठा कर के भी पढ़ सकते हो। तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर याद रहेगा और आपके लिए रिवीजन करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। Talking about the next one, focus on accuracy first and then speed. होता क्या है कि हम देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट किया था। कुछ देखे थे जो ऑलरेडी बैंकर बन चुके हैं या फिर जो ऑलरेडी एस्पायरेंट्स हैं, उनका वीडियोस देखा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ओह माय गॉड! दिस इज़ सो मच स्पीड, आई कैन नॉट मैच देम। बट फिर मैंने क्या किया, स्पीड में काम करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम होने लग गई थी। देन मुझे एक दिन फाइनली समझ में आया कि यार स्पीड तो देखो इंक्रीज़ हो जाएगी ना, लेकिन अगर एक्यूरेसी ही नहीं होगी तो मैं स्पीड पे काम करके क्या करूँगी? अगर मैं स्पीड में भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो भी मैं गलत ही कर रही होंगी, नेगेटिव में ही जा रहा होगा मेरा मार्क्स। तो इसलिए मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं अब स्पीड पे भागूँगी नहीं, मैं पहले डाउनलोडेड जो भी हमारे पास लेक्चर्स होते हैं, उनमें जो पीडीएफ्स मिलती हैं या फिर जो भी डीपीपीज़ मिलती हैं, जिस भी सोर्स को आप फ़ॉलो कर रहे हो, उसमें आप बिना टाइमर लगाए एक बार उन्हें सॉल्व करो। अगर आप एक बार उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो, तो देन सेकंड टाइम आप टाइमर लगाओ और फिर आप उसको सॉल्व करो। तब आपको लगेगा कि हाँ, स्पीड और एक्यूरेसी बैलेंस हो रही है, और धीरे-धीरे जब आपने अपनी एक्यूरेसी पे वर्क कर लिया होगा, देन योर स्पीड विल आल्सो इंक्रीज़ इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे। The next one is analyze every mock test carefully instead of just attempting it. तो ये बहुत 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 ही ज़्यादा कॉमन है एस्पिरेंट्स में कि हम जस्ट एक मॉक लगा लेते हैं और उसके बाद अपना स्कोर देखते हैं। या तो हमारा स्कोर हाई होगा या तो हमारा लो होगा या तो एवरेज होगा। बट हम जस्ट उसे देख लेते हैं कि अरे यार, इसमें सिर्फ इतना ही हो पाया, ओह इसमें इतने हो गए, ठीक है मैं मैच कर रहा हूँ मतलब लेवल को जहाँ पे कट ऑफ आती है। तो ये भी नहीं करना है हमें, हमें उस मॉक को एनालाइज़ करना है कि कैसा था सब कुछ। कैसे क्वेश्चंस को हम कितने टाइम में कर पा रहे हैं, या फिर किस क्वेश्चन में मुझे इश्यू हुआ। आपको अपने-अपने टाइमर भी दिख रहे होते हैं, हर क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया वो भी आपको दिख रहा होता है। तो आप उसे देखो कि क्या उस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाने की ज़रूरत थी? क्या आप कहीं पे फँसे हो? क्या आप और बेटर परफ़ॉर्म कर सकते थे अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे या ज़्यादा उसके बारे में सीखोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज़ करोगे? तो प्लीज़ डू नोट दिस आउट एज़ वेल। The next one is work on weak subjects instead of only practicing favorite topics. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, ये तो मेरे साथ ही हुआ है। आई फॉर नो रीज़न डोंट लाइक कॉन्ट्स एट ऑल, आई डोंट लाइक इट। मेरी इंग्लिश और मेरी रीज़निंग के सब्जेक्ट थोड़े अच्छे हैं जिनसे मैं स्कोर कर पाती हूँ, बट फाइनल कट ऑफ में जाने के लिए तो आपको ऑब्वियसली मैथ्स पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी आप सेक्शनल कट ऑफ से भी रुक सकते हो और स्कोर करने में भी वो हेल्प करते हैं।
तो मुझे ऐसा होता था कि यार ठीक है ना, क्वांट्स बाद में कर लेंगे, रीज़निंग कर लेते हैं, पज़ल सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यही करती हूँ कि मुझे जो रीज़निंग में मज़ा आता है वो मुझे क्वांट्स में बिल्कुल भी नहीं आता है और मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द लगता है कि ओह गॉड! मुझे नहीं करना, बट ठीक है करना तो पड़ेगा ही। तो मैं रीज़निंग को ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ ये फ़ॉलो मत करना और मैं भी इस साल ये कोशिश करूँगी कि मैं इक्वली हर चीज़ को टाइम दूँ और जो मेरा वीक सब्जेक्ट है मैं उसे और ज़्यादा टाइम दूँ। The next one is create a revision cycle so old topics stay fresh in your memory. ये सिमिलर ही है जो मैंने आपको अभी उसके लिए बताया था करंट अफेयर्स के लिए। तो आपको ये हर सब्जेक्ट के लिए करना है कि चाहे टॉपिक कितना भी ओल्ड आपने क्यों ना पढ़ा हो, आप उसे रिवाइज़ ज़रूर करिए। हफ्ते में 1 दिन करो या फिर डेली कर लो या फिर वीक में 1-2 दिन कर लो बट करो ज़रूर। The next one is practice computer awareness and banking awareness basics weekly. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जनरल अवेयरनेस को तो ध्यान देना ही है जो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है, बट हमें बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर इन दोनों पे भी ध्यान देना है। क्योंकि जब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद हमें अभी पिछले साल जो हमने ट्रेंड देखा उसमें हमें सिर्फ 10 डेज़ भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं कि हमें मेंस के लिए मिल रहे थे। एग्ज़ैक्ट 1 हफ्ते में मेंस हो जा रहा था, तो हम दोबारा उससे प्रिपेयर नहीं कर पाएँगे। एट एनी टाइम हम 1 हफ्ते में वो काम नहीं कर सकते हैं और कहीं न कहीं हम फाइनल कट ऑफ में रुक सकते हैं। इसलिए हमें वो वीक में 1 बार ले लो, उसे रिविज़न करना ही है। The next one is learn time management for each section during exams. तो एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अभी तो आप एक ऐसे स्टेज पे खड़े हो कि अभी कोई एग्ज़ाम्स नहीं है आपके सामने, आप जस्ट प्रिपेयर कर रहे हो। बट एक बार अगर नोटिफ़िकेशन आ गया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पीओ का फॉर्म भरा है, तो पहले पीओ का एग्ज़ाम होगा। 1 हफ्ता भी नहीं होगा कि एसओ का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 1 हफ्ता नहीं होगा कि क्लर्क का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा तो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। तो हफ्ते से 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा आपको, 1 हफ्ते दूसरा, 1 हफ्ते दूसरा, 1 हफ्ते दूसरा, कितने दिन तो आपको 1 हफ्ते का टाइम भी नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि कुछ बीच में पड़ रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मंडे को है तो दूसरा थर्सडे को है या वेडनेसडे को है, तो उसके टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में ना अलग क्राइटेरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एसबीआई क्लर्क लें, तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ का नहीं है चांस, तो उसमें आप इतना कर सकते हो कि जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो। लेकिन अगर उसी के 2 दिन बाद मान लो पीओ का एग्ज़ाम है, तो उसमें तो सब कुछ बराबर आ रहा है, तो उसके लिए आपको दूसरी स्ट्रैटेजी चाहिए। पढ़ना आपको सेम चीज़ है, लेकिन आपको देखना है कि किस एग्ज़ाम के टाइम पे हमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव इंग्लिश बाय रीडिंग एडिटोरियल्स। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इंग्लिश में क्या करते हैं ना, बस ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर के पीछे भाग रहे होते हैं। वो भी हमें नहीं करना है क्योंकि एडिटोरियल, वोकैब्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। सिर्फ ग्रामर पढ़ने से एग्ज़ाम उस लेवल का हम क्लियर नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपका लॉजिक डेवलप हो रहा होता है ग्रामर को लेके, सब चीज़ हो रही होती है, लेकिन एडिटोरियल स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड ही नहीं होगी, तो आप कैसे उस कॉम्प्रिहेंशन को लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर पाओगे? सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, प्लीज़ कीप दैट ऑन माइंड एज़ वेल। The next is avoid comparing your preparation with others online. Oh my God, this is like मतलब this is the most important, the highlight of the video we can say. क्योंकि हम प्रिपेयर तो अलग-अलग तरीके से कर रहे होते हैं, है ना? हम अपने तरीके से पढ़ाई करेंगे, हम अपने तरीके से सब कुछ करेंगे, लेकिन जब कंपैरिज़न करने की बात आएगी तो हम कंपेयर करेंगे सामने वाले से। कई बार आपका कंपैरिज़न ये भी हो सकता है, जो आपसे थोड़ा लो हो कि अरे! इससे तो मैं ज़्यादा ही कर रहा हूँ। बट क्या आप उतना इनफ कर रहे हो कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प हो पाए? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। लेकिन अगर आप अपने से ज़्यादा वाले को देख रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो अपनी जगह कर रहा है, लेकिन आप भी तो अपनी जगह वर्क कर रहे हो ना। तो आप बस अपने आप पे वर्क करो। तो आपको बस यही देखना है कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो डे बाय डे। और अब ठीक है, एक कम्पेटिटिव लेवल होना चाहिए कि यार उसने इतना कर लिया मैं भी करूँगा। बट ऐसा नहीं कि हम कंपैरिज़न में ही अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दें कि यार वो तो इतना कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, और अपनी सारी टू डू लिस्ट रखी है लेकिन हम वही फॉलो कर रहे हैं जो वो कर रहा है। तो ये भी नहीं हमें करना है, हमें इस चीज़ का
प्रॉपर ध्यान देना है। द नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम सोशल मीडिया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डूम स्क्रॉलिंग इतना ज़्यादा बड़ा इशू हो चुका है आजकल कि हम फ़ोन लेके बैठे होते हैं कुछ और करने के लिए पर कर कुछ और रहे होते हैं और 1-2 रील देखते हैं हम टाइम पास के लिए, हमें घंटों बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हम यूट्यूब पे कंज़्यूम कर रहे हैं कुछ तो बिल्कुल कंज़्यूम ही करे जा रहे हैं। एक तो ओटीटी ऐप्स की वज़ह से भी काफ़ी इश्यूज़ आ गए हैं। कोई नेटफ्लिक्स पे है, तो नेटफ्लिक्स पे ही है, वो वापस ही नहीं आ रहा है उससे। भाई यूट्यूब पे बैठे हैं तो बंदे यूट्यूब पे बैठे ही हैं, किसी का वीडियो कंज़्यूम कर रहे हैं। कितने लोग जो स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन इसी में टाइम लगा दे रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन फॉर देम फ्रॉम यूट्यूब जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है। कोई एक बंदा किसी एक वीडियो को देख कर के ज्ञान ले रहा है, उसने नॉलेज ली, वो चला गया, वो अब पढ़ाई कर रहा है। बट द सेकंड वन, वो हर चैनल पे, हर वीडियो पे जाके देख रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। This is so much wrong. Please don't do it. The next one is sleep properly to improve your memory and concentration. हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम बस ऐसा सोचते हैं कि आप सोते ही नहीं है, 2-4 घंटे में सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। फॉर सम टाइम्स यू कैन एंड इफ यू आर यंग, यंग से मेरा मतलब है जस्ट ग्रेजुएटेड, यू आर 18-20 और यू आर 21-24, तब तक भी ठीक है। बट फॉर द लॉन्ग रन दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड दिस इज़ नॉट ऑल्सो गुड फॉर योर ब्रेन क्योंकि मेमोरी इफ़ेक्ट होती है इस चीज़ से। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, थोड़ा सा टाइम लो। 6 hours of sleep is very important. Please don't think you are a superwoman or superman that can pull off everything. No, you cannot. At one point of time, you cannot. Please stop it. Next is exercise, walk and yoga to avoid the burnout and stress at times. तो आपको डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लो, मॉर्निंग में थोड़ी देर वॉक कर लो। अगर आप जिम, योगा ये ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सो के उठ रहे हैं तो बिल्कुल कॉपी उठा रहे हैं और पढ़ने में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल बैठे हुए हैं, ये भी मत करो क्योंकि ठीक है, जॉब इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपने एक बार जॉब ले ली देन यू कैन वर्क आउट ऑन योरसेल्फ। लेकिन इस पीरियड ऑफ टाइम पे जहाँ पे आपको रोज़ डेली स्ट्रेस हो रहा है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी तो स्ट्रेस रिलीज़ करना इम्पोर्टेंट है ना, ताकि आप बर्नआउट ना हो, आपकी बॉडी में टेंशन बिल्ड ना हो। तो इसलिए थोड़ा वॉक कर लो, 10 मिनट वॉक कर लो बट करो। नेक्स्ट इज़ स्टे कंसिस्टेंट इवन ऑन लो मोटिवेशन डेज़। ये तो है ही इम्पोर्टेंट इन इटसेल्फ कि जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, उस दिन भी आपको उस ही पोटेंशियल से वर्क करना है। ठीक है, आपका थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ डूइंग थिंग्स कैन रिड्यूस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट आपको करना है। यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यू हैव टू यार, अब आप इस जगह पे आ चुके हो कि आपको प्रिपरेशन करनी है, तो यू हैव टू डील विद इट। वन डे और अदर यू विल फील डिमोटिवेटेड, यू विल नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने कर लिया, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। Next is stop waiting for the perfect time and start preparation seriously now. ये मैं एज अ डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि अभी भी अगर आप यही देख रहे हो स्ट्रैटेजीज या एप्लीकेशन का फॉर्म आने का वेट कर रहे हो तो प्लीज़ ये मत करो। प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई एम गिविंग यू अ वेरी फ्रेंडली एडवाइस कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद एवरीथिंग जस्ट गेट टफर। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। The last one is keep showing up every day until you get results. This is very important क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपनी सारी चीज़ों से और कई कई दिन होता है कि हम बहुत मोटिवेशन से पढ़ रहे हैं पर कई दिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। मान लो हमने मॉक दिया, हमारा नहीं इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो हम बस ऐसे हो जाते हैं कि नहीं अब नहीं करना। ये नहीं करना है आपको, आपको शो करना है एवरीडे। यू हैव टू शो अप एवरीडे to get the results, and even if you are not getting results, something positive is working in your favor. I always say this कि ठीक है एक चीज़ नहीं मिल रही है बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका वेट कर रही होंगी। एंड इफ़ यू आर वर्किंग कंसिस्टेंटली showing up every day, the results will definitely show up. So this was it for the video. I hope you liked the video. If you haven't subscribed, please subscribe, please like,
कमेंट एंड आल्सो आई वुड लाइक टू नो सम ऑफ द सजेशंस कि आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्या-क्या चाहिए। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको वीडियोस किस तरह की देखनी है। आई विल ट्राई टू पोस्ट एज़ मेनी वीडियोस एज़ आई कैन। कुछ टाइम बीच में गैप हो गया था, 1 टू 1.5 मंथ का ब्रेक हो गया था, बट बहुत सारा कुछ चल रहा था लाइफ में, सो आई वाज़ नॉट इन द माइंडसेट टू मेक अ वीडियो, बट हियर आई एम स्टार्टिंग। सो अगर आपको कुछ भी चाहिए वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो। एंड आल्सो if you are new to the channel, please do check out the videos in the channel previously uploaded, क्योंकि कई बार मुझे बहुत ज़्यादा रिपीटेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड हर वीडियो में मैं वही आंसर करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग और मोनोटोनस हो जाएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है। सो आई वुड लाइक for all of you to please watch the videos about your concerns। आप बस टॉपिक लिख दो जो भी आपका टॉपिक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए, so you can write resources for banking exams या IBPS SO for whatever you want it, and you can type my name Sakshi Tiwari, so you will get the video। please do watch that out। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो then please comment, I'll make the video in that concern। okay, thank you for watching, bye bye, I'll see you in the next video।